सुनीता, सुनीता उठ जा, चाय पी ले और घर का काम कर ले। देख घर किस तरह फैला पड़ा है। हाँ भाभी जी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। तेरे भैया खेतों में गए हैं, उनके आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? गीता अपने पति के सामने तो सुनीता को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन रमेश के काम पर जाने के बाद घर का सारा काम सुनीता से कराती है। रमेश, तुम अपनी बहन की शादी कब करोगे? अरे आखिर कब तक हम इसकी जिम्मेदारियों को अपने सर पर उठाकर चलेंगे? तभी रमेश गीता के कान में कुछ ऐसा कहता है जो सुनकर गीता की आंखें खुली रह जाती हैं और वो सुनीता के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। भाभी, खाने में क्या बनाऊं आज? अरे भाई तू रहने दे, आज मैं खाना खुद बना लूंगी, समझ में आया? सुनीता तो बिन माँ बाप की एक सीधी बेटी थी, उसे अंदाजा ही नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। काम में इतनी तंगी आ गई है कि सोच रहा हूँ शहर जाकर अपना बिजनेस कर लूं, लेकिन मैं पैसा कहाँ से लाऊं? तभी सुनीता अपने भाई की बात सुनकर कहती है, भैया, जो बाबूजी ने मेरे नाम पर थोड़ी सी जमीन छोड़ी थी, आप उसे बेचकर अपना शहर में कुछ काम कर लो। जैसा रमेश और गीता ने सोचा था वैसा ही हुआ। अगले ही दिन रमेश वकील को लाकर कागज पर सुनीता के साइन करा लेता है और दोनों मियाँ बीवी खुश होते हैं क्योंकि उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ समय बाद चारों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। भैया, आखिर आपकी वजह से मेरा ट्रेन में बैठने का सपना पूरा हो गया। अच्छा हुआ जो आपने मुझे गांव में अकेले नहीं छोड़ा, वरना मैं तो बोर ही हो जाती। ये सारी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हैं क्योंकि उनके मन में तो कुछ और ही साजिश चल रही होती है और सुनीता बेचारी इन बातों से अनजान। माँ, मुझे भूख लगी है, उस दुकान से ब्रेड पकौड़ा दिला दो ना। तभी रमेश जानबूझकर कहता है, मैं जरा शौचालय होकर आता हूँ, तुम पिंकी के पास यहीं रुको। और सुनीता, तुम ना ब्रेड पकौड़े ले आओ, वहाँ लाइन लगी हुई है। सुनीता उस लंबी लाइन में लग जाती है ब्रेड लेने के लिए और वहाँ दोनों पिंकी को लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है, लेकिन शोर की वजह से सुनीता को आवाज नहीं आती। पिंकी बुआ को आवाज भी लगाती है, तभी उसकी माँ उसका मुंह बंद कर देती है ये कहकर, बेटा बुआ को यहीं पर रहने दो, बुआ खुद आ जाएगी। अगर हम इसके इंतजार में रहे ना तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए कह रही हूँ, चलो हमारे साथ। सुनीता तो देखती है ट्रेन जा चुकी है और उसके भाई भाभी कहीं नहीं है। वहीं रोते हुए सीट पर बैठकर भूखी प्यासी सुनीता अपने भाई के आने का इंतजार करती है, लेकिन सुबह से रात हो जाती है। एक कर्मचारी भोला उसे देखकर कहता है, अरे बेटा, क्या बात है, तुम यहाँ बहुत देर से बैठी हो, सब ठीक तो है ना? किसी का इंतजार कर रही हो क्या? अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ, वो आते ही होंगे। बेटा, तू बहुत भोली है। अरे ना जाने कितने लोग आए दिन अपने परिवार के सदस्यों को ऐसे ही बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं। मैं यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ, आए दिन ऐसे लोग मुझे दिखते रहते हैं। नहीं बाबा, मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उस बेचारे की ऐसी बात सुनकर भोला को बहुत दया आती है और भोला सुनीता को भेलपूरी देकर कहता है, ये ले बेटा, ये खा ले, ये मेरी पत्नी ने बनाई है। सुनीता बहुत भूखी होती है, उसे खाकर कहती है, बाबा ये तो बहुत अच्छी है, मगर बस थोड़ी कम तीखी है। अरे बेटा, तुझे देखकर मुझे अपनी बिटिया की याद आ गई। वो बिल्कुल तेरी जैसी थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब मेरे साथ अगर तू चलेगी ना तो मेरी पत्नी दया तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी।
दया, अरे दया देखो मैं किसे लाया हूँ। ये हमारी बिटिया अब बन के रहेगी। दया सुनीता को देख भावुक हो जाती है। उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है जो सुनीता के जैसी थी। तभी दया सुनीता को गले लगा लेती है। अब तो यही मेरे पास रहना मेरी बेटी। दया का ऐसा प्यार देखकर सुनीता कहती है। हाँ माँ, मैं आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गीता और रमेश एक सीलमपुर नाम के स्टेशन पर उतरते हैं। शहर में आकर कुछ दिन बाद उन्हीं पैसों से घर लेते हैं और बीतते समय के साथ अपना खिलौने का कारोबार करते हैं। एक दिन रमेश गीता से कहता है। भाग्यवान, कैसा लग रहा है शहर तुम्हें? तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। आखिर उस गांव में रखा ही क्या था, और वैसे भी यहाँ रहने का तो मजा ही अलग है। पापा, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। अरे बेटा, खिलौने की सारी दुकान ही तेरी है। कल मैं दुकान से और खिलौने ले आऊंगा तेरे लिए। वहीं सुनीता के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अगली सुबह का दिन जब सुनीता भोला के पास जाकर कहती है। बाबा, मैं एक शर्त पर आपके साथ रहूंगी। अगर आप मुझे अपने काम में मदद करने दोगे तो, क्योंकि मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बेटा तू हम पर बोझ थोड़ी है, लेकिन तू कुछ करना चाहती है तो मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जो करना है तू कर। बाबा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी की एक छोटी सी दुकान कर लूँ। मैंने माँ से भेलपूरी बनाना सीखा है। भोला स्टेशन पर सुनीता को एक छोटी सी दुकान करा देता है, जहां अब सुनीता भेलपूरी बनाकर बेचा करती थी और भोला भी सुनीता के साथ वहीं बैठता था। सिर्फ 30 रुपए में चटपटी भेलपूरी ले लो। आओ आओ, सिर्फ आपके लिए 30 रुपए में चटपटी भेलपूरी। सुनीता की ऐसी आवाज सुनकर सभी लोग वहां जाते और भेलपूरी खाते। तो सबको भेलपूरी इतनी मजेदार लगती कि सुनीता की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती। वाह बिटिया, ये तो तेरी मेहनत का नतीजा है। बाबा, ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। अरे बिटिया, हमें तो बहुत मुनाफा हुआ है। इस बार क्यों ना हम अपना काम बढ़ा दे, जिससे हमारा मुनाफा लाखों में हो। इतना अच्छा काम चलने पर सुनीता की अब 4 दुकान होती हैं, जिस पर वर्कर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर रमेश अपनी दुकान पर जाता है और थोड़े टाइम बाद उसके पास एक आदमी राज आकर कहता है। भाई, एक नई स्कीम निकली है पैसा डबल करने की। आप कहो तो मैं बताऊं? डबल पैसा कराने की स्कीम सुनकर तो रमेश के कान खड़े हो जाते हैं और वो राज से पूछता है। भाई, क्या कह रहे हो? ये सच है क्या? अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मुझे भी करने अपने पैसे डबल। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा डबल करवाया है। अगर आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपको उसका डबल पैसा मिलेगा। कहाँ आना होगा पैसे डबल कराने? यहीं पास में एक बैंक है ना, उसके बगल में हमारी कंपनी है। आप वहीं आकर पैसे जमा कर देना। बस फिर क्या था, ये सब सुनकर तो वो फूला ना समाये और घर जाते ही सारी बात गीता को बताता है कि किस तरह उनके पैसे डबल हो जाएंगे। और दोनों खुशी में इतना पागल हो जाते हैं कि वो ये सोचने लगते हैं कि थोड़े दिनों में कैसे पैसों का इंतजाम किया जाए, जिसके चलते वो अपनी दुकान और घर दोनों बेच देते हैं। अरे भाई साहब, आप तो बहुत जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, आइए। भैया, मैं पैसे ले आया हूँ। आप ना इन पैसों को डबल कर देना। मगर यहाँ ये कंपनी इतनी खाली क्यों पड़ी है और ज्यादा लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं? वो क्या है ना, अभी सुबह का समय है तो लोग इतनी जल्दी आते नहीं हैं। आप आइए, बाद में लोग आते ही होंगे। और ये सब कहने के बाद पैसे लेकर उनके ऐसे ही एक पेपर पर साइन करा लेता है। भाई साहब देखिए, सब फॉर्मेलिटीज हो गई हैं। अब आप 1 महीने बाद आना और अपना डबल पैसा लेके जाना। जब दोनों उस कंपनी में जाते हैं तो गेट पर ताला लगा देख वहाँ खड़े कुछ लोगों से पूछते हैं। भैया, यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है? अरे क्या हुआ? लगता है आप भी इसके जाल में फंस गए। अरे आपको नहीं पता,
ये ससुरा, ये फ्रॉड था। अरे मेरे पैसे लूट के भाग गया। अब मैं क्या करूँगा? भैया जी अब तो अपने पैसे भूल ही जाओ, क्योंकि वो फरार है काफी दिनों से। लोगों की ऐसी बातें सुनकर दोनों को यकीन नहीं आता और एक दूसरे की शक्ल देखकर हक्के दक्के रह जाते हैं और तभी घर आकर सर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी गीता कहती है, अजी ये तो उल्टा ही हो गया। क्या सोचा था और ये क्या हो गया हमारे साथ। अब हम क्या करेंगे? आपने तो दुकान भी बेच दी और तो और अब घर भी नहीं रहा हमारे पास। गीता, अब हमारे पास वापस गांव जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ इस बड़े शहर में रहना मुश्किल है। गीता और रमेश ने शहर में आकर शहर की चकाचौंध में सारा पैसा उड़ा दिया था और फ्रॉड लोगों के चक्कर में अब घर से भी बेघर हो गए थे। तभी उनकी ट्रेन आती है और वो उसमें बैठ जाते हैं और उनकी ट्रेन उसी स्टेशन पर रुकती है जहां सुनीता को छोड़ा था। माँ वो देखो, बुआ उस दुकान पर है। ये सब देखकर दोनों पिंकी को लेकर नीचे उतरते हैं। अरे बिटिया, अब तक तू लाखों कमा चुकी है, अब तो मेरी बिटिया अब महारानी बन गई। आज मैं जो कुछ हूँ आपकी मेहरबानी है बाबा, और माँ की, जो मुझे आप दोनों ने सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। काश मेरे भाई भाभी भी आज मेरे साथ होते यहाँ। ये सुनकर गीता फौरन रमेश से कहती है, अब तुम्हारी बहन ही हमारे काम आ सकती है। गीता और उसका पति उसके पास जाते हैं। अरे मेरी बहन, तुम यहाँ काम कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भाई भाभी को देखकर सुनीता अचंभित हो जाती है और वो इतना खुश होती है कि अपने भाई भाभी के गले लग जाती है। सुनीता भोला को उनसे मिलवाती है, लेकिन भोला को कुछ सही नहीं लगता। लेकिन सुनीता भाई भाभी को अपने घर लाकर माँ से मिलवाती है और सारी बात बताती है। अच्छा बेटी पिंकी, मुझे एक बात बताओ, आपकी बुआ छूट कैसे गई थी स्टेशन पे? दादाजी, माँ और पापा ने बुआ को छोड़ दिया था अकेले स्टेशन पर, और मैंने आवाज लगाई तो माँ ने मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा बुआ यहीं रहेंगी अकेले, हम साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये सब सुनकर भोला को गुस्सा आता है। वो जाकर सारी बात सुनीता और दया को बताता है। उसकी भतीजी पिंकी भी सारी बात बता देती है। तभी सुनीता कमरे में जाकर भाई से कहती है, भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। भाभी तो पराई थी, लेकिन आप तो मेरे अपने थे ना। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? निकल जाओ, आप दोनों मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। अपने माँ बाबा के साथ मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आप दोनों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। तुझे कोई गलत फहमी हुई है मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और तेरी भाभी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ सुनीता, हम दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं। सच में हमने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली। बुआ, मैं भी आपके साथ रहूंगी। मुझे भी आपके साथ रहना है। हाँ, अगर आप पिंकी को मेरे पास इसके भविष्य के लिए छोड़ना चाहते हो तो मैं पिंकी को अपने साथ रख सकती हूँ, लेकिन आप दोनों मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। सुनीता अपने भाई भाभी को घर से निकाल देती है और पिंकी को गीता और रमेश वहीं छोड़ देते हैं उसके अच्छे भविष्य के लिए। और ऐसे ही सुनीता माँ बाबा के साथ पिंकी के साथ साथ खुशी से रहती और अपना भेलपूरी का बिजनेस करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।